अब बात करते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन की। पिछले कक्षा में हम लोगों ने लाहौर कांग्रेस सेशन तक की बात की थी और हम लोगों ने कहा था, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगली कक्षा जो करेंगे वहां पर हम लोग लाहौर कांग्रेस सेशन से अगले इस अध्याय को अगली कक्षा में बढ़ाएंगे। तो इस कक्षा में अब हम लोग बात करते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन का और बात करते हैं कि आखिर इस लाहौर कांग्रेस सेशन में हुआ क्या था। लाहौर तो एक जगह है पंजाब का, लेकिन कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस जैसे पॉलिटिकल पार्टी का एक सभा होता है, एक सेशन होता है इस लाहौर जगह में, पंजाब के लाहौर में, और वहां पर कुछ होता है। उसी चीज को अब हम लोग डिस्कस करेंगे और बात करेंगे लाहौर कांग्रेस सेशन का। फर्स्ट टाइम द कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन 1929। वर्ष 1929 में एक लाहौर सेशन होता है, यानी कि लाहौर में कांग्रेस का एक सभा होता है। सेशन को यहां पर सभा ही समझ लीजिए, एक सभा होता है कांग्रेस, यानी कि एक भारतीय राजनीतिक दल, भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना राजनीतिक दल का एक सभा होता है। और इस सभा में 1929 के इस सभा में पहली बार कांग्रेस के द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज की बात रखी जाती है, कही जाती है, डिमांड की जाती है, मांग की जाती है अंग्रेजों से। ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम वाज होस्टेड। भारत में उसी सभा में तिरंगा यानी कि 3 रंग वाला, जिसको अंग्रेजी में ट्राई कलर कहते हैं, ट्राई कलर फ्लैग को फहराया गया। होस्टेड का मतलब होता है फहराना। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। उस समय यह डिक्लेयर किया गया, यह घोषित किया गया कि 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। 26 जनवरी को, बाद में वो 15 अगस्त हुआ, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1929 की। 1929 में ये जो सेशन हुआ था वहां पर माना गया था कि 26 जनवरी जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा, क्योंकि यहीं पर उन्होंने इसी दिन एक तिरंगा फहराया था और उसी तिरंगा के आधार पर, फहराने वाले दिन के आधार पर 26 जनवरी को इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस, भारतीय स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने की बात कही थी या फिर घोषित किया था। गांधी जी हैड टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यू टू गांधी इरविन पैक्ट 1931। गांधी जी ने, चूंकि गांधी ने इरविन को एक चिट्ठी लिखा था, ये हम लोगों ने देखा, और भी बहुत सारी बातें हुई थी, और जब गांधी और इरविन के बीच में एक संधि हो जाती है, दोनों लोग एक समझौता कर लेते हैं वर्ष 1931 में, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी गांधी जी के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। आगे, Gandhi ji decided to participate in the second round table conference and in return the British government assured to set free the political prisoner। गांधी जी डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि वो एक बार और अंग्रेजों के साथ बात करेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी इन लोगों के साथ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है एक साथ बैठकर अंग्रेजों के साथ फिर से बात करेंगे, क्योंकि एक बार तो गांधी इरविन पैक्ट में हो ही गया, तो सेकेंड राउंड यहां पर हो गया। तो सेकेंड राउंड की बात हुई, तो गांधी जी चूंकि इधर से मान गए कि हाँ हम एक बार और बात करेंगे, तो अंग्रेज भी एक चीज पर स्वीकृति दिए, गांधी जी की एक बात पर उन्होंने भी स्वीकृति दी कि हाँ चलो गांधी जी जो कह रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जो कह रहे हैं कि भारत के जो राजनीतिक जो लोग हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में रखा है, उनको हम लोग आजाद यानी कि स्वतंत्र कर देंगे। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अदर ब्रिटिश लॉज वेयर ब्रोकन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और भी अलग अलग अंग्रेज वाले कानून, अंग्रेजों के कानून को तोड़ा गया। चाहे वो हम लोगों ने नमक कानून की बात कर ही ली, अलग अलग कानून की बात कर ही ली, साइमन कमीशन की बात कर ही ली, इसके अलावा भी बहुत सारे कानून को तोड़ा गया। फर्स्ट लॉ साल्ट लॉ, पहला जो है हम लोगों ने नमक कानून की बात की, वाज ब्रोकन। फॉरेस्ट लॉ को भी ब्रोक किया गया, जैसे हम लोगों ने देखा था कि आदिवासी लोगों ने और किसानों ने कानून को ब्रेक किया और अपने मवेशी को खेत चरने के लिए भेज दिया, जबकि कानून के तहत वो सारी चीजें नहीं करनी थी। अदर लॉ वेयर आल्सो ब्रोकन, और भी अलग अलग कानून को भी तोड़ा गया भारतीयों के द्वारा। आगे अब हम लोग बात करेंगे मास मूवमेंट का, यानी कि जन आंदोलन का, जो कि वर्ष 1942 से जुड़ा हुआ है, वर्ष 1942 से जुड़ा हुआ है।
और ये सब चीज जो है हम लोग गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, गांधी जी के इर्द गिर्द देख रहे हैं, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही गांधीयन एरा है, गांधी के काल से जुड़ा हुआ वो सारा पहलू। तो मास मूवमेंट की बात करते हैं, गांधी जी से जुड़ा हुआ मास मूवमेंट की बात करते हैं जो 1942 में हुआ था, यानी कि 1942 के मास मूवमेंट की अब बात करी जाएगी और देखना है कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो गांधी जी स्टार्टेड हिज थर्ड मास मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट, इसकी शुरुआत जो है ये गांधी जी के द्वारा वर्ष 1942 में किया जाता है। वर्ष 1942 में गांधी जी के द्वारा एक और आंदोलन की शुरुआत होती है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन और अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इट वाज द लास्ट, यहां पर लिखा हुआ है, एक चीज यहां पर लिखा हुआ है कि इट वाज द लास्ट अल्टीमेटम गिवन टू ब्रिटिश टू लीव इंडिया। ये जो 1942 में हुआ ना, ये इंडियन मास मूवमेंट का एक ऐसा रूप था जो ये देखा जाता है या फिर ये माना जाता है या फिर ये उन लोगों के द्वारा उस समय जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा अंग्रेजों को अंतिम वार्निंग दी गई थी, अंतिम बार कहा गया था कि तुम हमें स्वतंत्र करो, हमें छोड़ दो, हमें इंडिपेंडेंस दे दो, नहीं तो फिर जो होगा वो तुम लोग तैयार रहना, फिर मत कहना कि हमारे साथ बुरा हो गया। तो ये लास्ट अल्टीमेटम था जो अंग्रेजों को भारतीयों के द्वारा दिया गया था, यानी कि नाम ही था भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह आंदोलन जो था वो अब भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो पीक पर पहुंच चुका था, चरम पर पहुंच चुका था, और भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हो गया। ही गेव द स्लोगन डू और डाई, गांधी जी ने वहां पर स्लोगन दिया डू और डाई का, यानी कि करो या मरो। थ्रू जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द कांग्रेस लीडर वेयर अरेस्टेड, जैसे ही इसकी शुरुआत हुई क्विट इंडिया मूवमेंट की, कांग्रेस नेताओं को यानी कि कांग्रेस राजनीतिक दल के नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। द मूवमेंट वाज लेड विदाउट लीडर, ये जो आंदोलन है फिर बिना नेताओं के चलता है, क्योंकि नेताओं को तो हिरासत में ले लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। The people resorted to violence and some of them went underground, बहुत सारे लोग जो है वो भूमि के अंदर, यानी कि अंडरग्राउंड का मतलब है छिप गए, यानी कि अंडरग्राउंड का मतलब ये नहीं होता है कि वो जमीन के अंदर चले गए, जमीन के अंदर का मतलब होता है कि वो अंग्रेजों के आग से ओझल हो गए, यानी कि अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि छिप गए बहुत सारे लोग, और वहीं से उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो शीर्ष नेतृत्व था उनको तो हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया था, और लोग जो है बिना नेतृत्व के ही आंदोलन में आगे बढ़ रहे थे। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश, यहां पर लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी लाइक पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्रिजेज वेयर बर्न, ये जो सिंबल थे जो ब्रिटिश अथॉरिटी के प्रशासन के थे, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का सिंबल हो, पुलिस स्टेशन का हो, ब्रिज का हो, ये सबको भारतीयों के द्वारा जलाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि नाम ही था क्विट इंडिया मूवमेंट और नारा ही था डू और डाई, करो या मरो, अब नहीं तो कब, बहुत हो गया। सिंस मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर वेयर अरेस्टेड, लीडर लाइक राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण एंड अदर लेड द मूवमेंट। अब चूंकि कांग्रेस के नेता जो है हिरासत में लिए जाने लगे, तो उस समय अलग अलग और भी नेता जो है वो उत्पन्न होते हैं, और उनमें नाम आता है राम मनोहर लोहिया का, अच्युत पटवर्धन का, अरुणा असफ अली का, सुचेता कृपलानी का, जयप्रकाश नारायण और भी अलग अलग नेताओं का, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को आगे बढ़ाया। द मूवमेंट मेड ऑफ द ब्रिटिश एट्रोसिटी, यहां पर ये जो मूवमेंट था यहां पर क्या हो रहा था, तो यहां पर इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में कांग्रेस लीडर के द्वारा, गांधी जी के द्वारा वर्ष 1942 में भारत छोड़ो की बात की जाती है, डू और डाई का नारा दिया जाता है, और ये सब चीज किसके खिलाफ होता है, तो अंग्रेजों के खिलाफ होता है, क्योंकि शासन तो अंग्रेजों का ही चल रहा था। इट अवेकन्ड अ न्यू कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, अब इस आंदोलन से लोगों में जो है
विश्वास कहें या आत्मविश्वास कहें, भारत के लोगों में एक नया आत्मविश्वास, नया विश्वास जगा। इट्स इम्पैक्ट वाज वाइड स्प्रेड, इसका जो प्रभाव था वो बहुत दूर तक या फिर बहुत लंबे समय तक पड़ा। ये जो चित्र है पृष्ठ संख्या 135 पर सामने जो आप लोगों को डिजिटल फॉर्मेट में स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, हालांकि यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, यह क्विट इंडिया मूवमेंट का चित्र है और इधर वाला जो है डांडी मार्च का चित्र है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 136 पर आते हैं। ये जो चित्र दिख रहे हैं पृष्ठ संख्या 136 पर, ये है सुभाष चंद्र बोस का। द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट। इनका भी योगदान जो है भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये गांधी जी जैसे ही थे, लेकिन विचारधारा इनका गांधी जी वाला नहीं था, उसके उनके अपोजिट था। ये हिंसा में भी विश्वास करते थे, रखते थे। इसका मतलब नहीं है कि ये सिर्फ हिंसात्मक ही थे, ये भी चाहते थे कि अहिंसा से ही बात बने, और कोई भी इंसान जो है वो हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहता है। लेकिन अगर अहिंसा से बात न बने तो हिंसा के तरफ जाना जरूरी होता है, और यह चीज जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उस समय समझा गया था और इसको व्यापक तौर पर स्थापित भी किया गया था। गांधी जी का कहना था कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरे गाल को दो, ऐसे करते करते वो अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन इनका कहना था कि वो नहीं, कि अगर आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पे दूसरा गाल उसका होना चाहिए और थप्पड़ आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी इन दोनों की विचारधारा में, ये सारे अंतर थे, दोनों विचारधारा अलग अलग थे। इन द बिगिनिंग ही वॉज अमॉन्ग द ग्रेट एक्टिव लीडर ऑफ द कांग्रेस। शुरुआत में ये कांग्रेस के बहुत सक्रिय नेता थे। ही वॉज ट्वाइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, यानी कि भारत के सबसे पुराने, सबसे पहले राजनीतिक दल के 2 बार अध्यक्ष भी रहे, वर्ष 1938 में और वर्ष 1939 में। ही डिफर्ड इन हिज स्ट्रेटजी टू गेट द इंडिपेंडेंस। इनका जो तरीका था, इनका जो रणनीति था स्वतंत्रता प्राप्त करने का, वो अलग था बाकी लोगों से, बहुत सारे लोगों से। ही हैड डाउट ओवर द नॉन वायलेंस प्रोग्राम ऑफ गांधी जी। इनको शक था गांधी जी के जो नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक जो आंदोलन है उस पर, क्योंकि इनको लगता था कि ये सब चीजों से अंग्रेज नहीं जाने वाला है। अगर यही सारी चीजें होती तो, यही जमीर जागने की बात होती तो ये लोग आते ही नहीं, ना अंग्रेज आते ना उनसे पहले मुगल आते। He left his post and formed the forward block। फिर देखा गया कि ये सब जो है बहुत जो है अहिंसात्मक तौर पर चलेंगे, मार खाएंगे और सोचेंगे कि अगला जो है मारते मारते बेइज्जत हो जाएगा या फिर उसकी स्वाभिमान गिरेगी तो अपने आप स्वतंत्रता दे देगा। तो ये सब चीज जो है ये सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में पच नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया और एक अपना ब्लॉक, एक अपना संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। He was placed under house arrest due to his open criticism of the British government। इनको चूंकि यह खुले तौर पर अंग्रेज सरकार का, अंग्रेज प्रशासन का विरोध करते थे, इसलिए इनको हाउस अरेस्ट यानी कि इनको भी रख लिया, इनको भी पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, नजरबंद कर दिया गया घर में ही। He escaped from India। फिर यह भारत से निकल गए, भाग गए। He took the leadership of Indian National Army INA which was founded by रास बिहारी बोस। ये लीडरशिप यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो कि रास बिहारी बोस के द्वारा बनाया जाता है, उसका ये नेतृत्व करते हैं जब ये भारत से बाहर निकल जाते हैं। He wanted to get independence by forcing out the British from the India। यह चाहते थे कि भारत को स्वतंत्रता मिले, लेकिन स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिलेगा जब तक हम बलपूर्वक अंग्रेजों को, हम भारतीय जो है बलपूर्वक अंग्रेजों को भारत से भगाएंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेज जो है ऐसे भागने वाले हैं नहीं। ये सुभाष चंद्र बोस का मानना था। इसी आधार पर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर जब खुले तौर पे, चूंकि कांग्रेस में रहकर वो कर नहीं सकते थे, तो जब उन्होंने क्विट किया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो खुले तौर पर उन्होंने शुरू कर दिया अंग्रेजों का बहिष्कार करना। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, घर में बंद कर दिया। तो ये भारत से भाग गए। भारत से भागकर विदेश में रास बिहारी बोस के द्वारा, यानी कि एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा जो विदेश में चलाया जा रहा है इंडियन नेशनल आर्मी था, उसका इन्होंने नेतृत्व करना
शुरू कर दिया और वहां से इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारत से भगाना होगा, वो जाने वाले हैं नहीं। आगे, ही टुक द हेल्प ऑफ जापान, इन्होंने फिर जापान एक देश, जापान का इन्होंने सहायता लिया एंड अटैक द ब्रिटिश फोर्सेज इन मणिपुर एंड नागालैंड एंड होस्टेड द नेशनल फ्लैग इन मोरांग मणिपुर। जापान और इंग्लैंड, यानी कि जापान और ब्रिटेन, इन दोनों का आपस में उस समय दुश्मनी था, अभी भी है, लेकिन उस समय जोरों शोरों पे था क्योंकि दोनों उस समय एक सुपर पावर के तौर पर थे। और उस समय ये जापान की तरफ जाते हैं क्योंकि दुश्मन का दुश्मन जो है वो मौका परस्त मित्र होता है। तो यहां पर जापान की दुश्मनी इंग्लैंड से थी ही, और भारत की दुश्मनी यानी कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को इनको भगाना था ही, तो ये जापान से सहायता लेते हैं और भारत के मणिपुर और नागालैंड पे में जो ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश फोर्स जो कार्यरत होता है उस पर अटैक करते हैं। और मणिपुर के मोरांग एक जगह है, वहां पर भारतीय झंडा को, नेशनल फ्लैग को फहरा दिया जाता है। बट हिज मिशन कुड नॉट गेट सक्सेस ड्यू टू द डिफीट ऑफ जापान इन द वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन इनका मिशन इसलिए फेल कर जाता है या फिर असफल हो जाता है या फिर सफल नहीं होता है क्योंकि जापान जो है, जो भारत का मददगार था, वह खुद विश्व युद्ध 2 में हार जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाता है। ही मूव्ड टू मलाया, फिर वो मलाया भाग जाते हैं, मलाया चले जाते हैं अलग जगह। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी, उन्हें नेताजी के तौर पर प्रसिद्धि मिली। He died in a plane crash on 18 अगस्त 1945। 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में यानी कि विमान दुर्घटना में उनका निधन हो जाता है। He is known for his revolutionary idea, वो अपने क्रांतिकारी विचार के लिए जाने जाते हैं। He gave the popular slogan, इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, give me blood, I will give you freedom, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे, क्योंकि इस कक्षा में हम लोग यहीं पर रुकेंगे, अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, जो सामने लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि हम लोग को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो बात करेंगे इस अध्याय के आगे की।